हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आ गई है जो कि फरवरी 2024 की है, जिसमें जिस तरीके से अभी तक जनवरी 2023 से मैगजीन को कवर कराया गया है उसी तरीके से इस मैगजीन को भी कवर कराया जाएगा। कि इसमें आपके टोटल 8 लेक्चर कंप्लीट कराए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक लेक्चर में सेक्शन वाइज प्रत्येक चैप्टर को दिया जाता है। जैसे कि पॉलिटी है तो पॉलिटी को एक लेक्चर में कंप्लीट किया जाता है, और इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक लेक्चर में, आईआर को एक लेक्चर में। तो इस तरीके से आपकी ये मैगजीन कवर की जाती है। और आपका जो लास्ट वाला जो चैप्टर होता है संस्कृति से रिलेटेड, तो संस्कृति में आपके छोटे छोटे ही रहते हैं, एथिक्स से रिलेटेड कम ही रहता है, और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड भी कम ही रहता है। कुछ परिशिष्ट और व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ टॉपिक आते हैं, तो उसको आपके एक क्लास में कंप्लीट करा दिया जाता है। तो टोटल आपके 8 लेक्चर एक मैगजीन के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने जनवरी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में विजन आईएएस जनवरी 2024 के करंट अफेयर का है उसमें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकती हैं, जहां पर आपको पीटी 365 की भी पीडीएफ प्राप्त होगी फरवरी 2024 और जनवरी 2023 से अभी तक जितने भी मैगजीन आई हुई है उनके पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत जिस तरीके से इस मैगजीन को कवर किया जा रहा था उसी तरीके से आपके सेक्शन वाइज मैगजीन को कवर करते हैं। इस तरीके से मैगजीन को कवर करने का मोटिव ये रहता है कि अगर आपने पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा, मतलब कि आपने स्टैटिक पोर्शन उसका पढ़ा, आप एम लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी किसी भी चीज़ से पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो, या फिर किसी कोचिंग के नोट से, तो आप उसमें अपनी जहाँ पर भी कुछ अपडेटेड है, क्योंकि करंट अफेयर हर मंथ में अपडेट होता है, वो तो डे बाय डे भी अपडेट होता है, लेकिन मंथली करंट अफेयर से आप अपने जहाँ पे चुनावी बॉन्ड या चुनाव आयोग से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी तो वहाँ पे आप कुछ कुछ पॉइंट, क्योंकि हिस्ट्री तो उसकी वही रहती है लेकिन उसके आगे जो चीज़ें कुछ कुछ एड ऑन होती रहती हैं, तो उनको आप अपने नोट्स जो आपने प्रिपेयर किया है वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रिवीजन जब करोगे तो आपको नया चीज़ में ही थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर दोगे तो आपकी वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं जो आपके स्टैटिक पोर्शन से मिलते हैं, तो आप वहाँ जाके अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से मैगजीन को पढ़ते हैं, तो जिस कि आपने एक मंथ का कंप्लीट किया कि आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के साथ है इस तरीके से आपने पॉलिटी का सेक्शन करंट अफेयर का कंप्लीट कर लिया, या फिर आप एक साथ मैगजीन को कंप्लीट करते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो जैसा जिसका जैसा स्ट्रेंथ रहता है उस अकॉर्डिंग आप मैगजीन कवर करते हैं, तो उस तरीके से पढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी का अपना अपना अलग आइडिया रहता है कि हम किस तरीके से उसको पढ़ते हैं। अब आता है हमारा इसमें आपके टॉपिक वैसे ही हैं जैसे प्रत्येक मैगजीन में आते हैं, कि पहला टॉपिक जैसे आता है राज्य व्यवस्था एवं शासन का, दूसरा आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, तीसरा आता है आपका अर्थव्यवस्था का, चौथा टॉपिक आता है सुरक्षा का, पांचवा टॉपिक आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, छठा आता है सामाजिक मुद्दे, सातवां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आठवें में आता है संस्कृति, नौवीं में नीति शास्त्र और 10वें में आता है सुर्खियों में रही योजनाएं। तो टोटल आपके इसमें मैगजीन में 10 टॉपिक आते हैं, 10 में को आपके 8 लेक्चर में कवर किया जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वह राज्य व्यवस्था एवं शासन से अंतर्गत रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको कवर किया जाए। पहला आता है इसमें चुनावी बॉन्ड योजना, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा। भारत में सुप्रीम कोर्ट की 75 वर्ष पूरे हुए उसके संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों के बारे में, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण या नालसा के बारे में, अनुच्छेद 142 के बारे में पढ़ेंगे, आपराधिक मानहानि, जाति आधारित आरक्षण, महामारी रोग अधिनियम 1897, संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत जैसे 17वीं लोकसभा का कामकाज, वार्षिक NESDA रिपोर्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर रिपोर्ट, आधुनिक मीडिया लैंडस्केप के लिए पोर्टल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 और पंडारम भूमि और आधार कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज के हमारे मेजर टॉपिक हैं, इनको इस मेजर टॉपिक के अंतर्गत एक एक करके कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे शुरू करने के पहले आपका ये पहला वाला जो टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत चुनावी बॉन्ड स्कीम। तो हाल ही में किस कारण से यह सुर्खियों में बना रहा है इसके बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे कि चुनावी बॉन्ड आखिर होती क्या है और इसके अंतर्गत क्या अभी हाल ही में प्रावधान लाए गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और अन्य बनाम भारत संघ
वार अन्यवाद निर्णय देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर असंवैधानिक करार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और अन्य बनाम भारत संघ और अन्यवाद का निर्णय देते हुए इस योजना को असंवैधानिक तौर पर रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को यह करते हुए रद्द कर दिया कि सूचना के अधिकार के तहत यह अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए का उल्लंघन करती है। तो ये इनका एक आधार रहा जिसके आधार पर चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया गया कि सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19 1 के क्लॉज सब क्लॉज ए के अंतर्गत यह उल्लंघन करती है। चुनावी बॉन्ड होता क्या है? चुनावी बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि एक प्रोमिसरी नोट जैसे जारी होते हैं कि चुनावी बॉन्ड धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखत होते हैं और साथ ही ये बैरियर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जहां पर खरीदार या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। मतलब कि जो भी चुनावी बॉन्ड को खरीदा जाता है उसमें कोई खरीदार और प्राप्तकर्ता का कोई नाम नहीं होता है और ये धारक को मिलने वाला एक ब्याज रहित या ब्याज मुक्त एक लिखित होता है, जैसे बैरियर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी इनके साथ में होते हैं। चुनावी बॉन्ड की विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि ये नॉन रिफंडेबल के आधार पर खरीदारी को जारी किया जाता है। इन्हें भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगरित या स्थापित कंपनियां या संस्थाएं खरीद सकती हैं। इस बॉन्ड को केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं में ही खरीदा जा सकता है और इसका उपयोग सिर्फ उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता है जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट को हासिल किया और ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान या चंदा प्राप्त कराना सुनिश्चित करते हैं जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं और प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिकल संख्या होती है जिसे पराबैंगनी किरणों के माध्यम से देखा जाता है। तो इस तरीके से इसकी ये विशेषताएँ हैं कि चुनावी बॉन्ड की कौन स्पेशलिटी कौन कौन सी हैं इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उनके संदर्भ में जो मुख्य प्रश्न उठ रहे थे उनके संदर्भ में क्या मुख्य प्रश्न उठे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रश्न के संदर्भ में क्या उत्तर दिया गया उसके संदर्भ में जानते हैं कि एक प्रश्न आया था कि क्या राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले स्वैच्छिक योगदान या दान की जानकारी ना देना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये क्वेश्चन उठता है तो जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि चुनावी बॉन्ड योजना में यह पता नहीं चल पाता है कि किसने किस दल को दान किया है और चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 की सब क्लॉज ए के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं जो कि यह एक असंवैधानिक योजना है। वित्त अधिनियम 2017 के जरिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान की अनुमति के लिए आयकर या आईटी अधिनियम 1961, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधनों को असंवैधानिक करार कर दिया गया था। इसके अंतर्गत आता है क्या कंपनी अधिनियम में संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट फंडिंग की व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांत पर उल्लंघन है। यह प्रश्न उठता है जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट फंडिंग देने की अनुमति देने के लिए कंपनी अधिनियम में किया गया संशोधन मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जिसमें कोर्ट ने संशोधन द्वारा चुनाव में अनियंत्रित कॉरपोरेट प्रभाव की स्थिति पर बल दिया जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो इसके अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिए गए थे। अब आता है कि निर्णय से संबंधित अन्य प्रमुख बिंदु कौन कौन से उठते हैं, जैसे कि चुनावी बॉन्ड के मामले में कौन कौन से निर्देश जारी किए गए। तो इसके तरीके से निम्नलिखित तरीके के निर्देश जारी किए गए, जिसमें पहला निर्देश आता है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक अब चुनावी बॉन्ड जारी नहीं करेगा। तो मतलब कि जो SBI के द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किए जाते थे तो अब ये चुनावी बॉन्ड जारी नहीं करेगा। SBI भारतीय स्टेट बैंक निर्णय के 3 सप्ताह के भीतर भारतीय निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता है। कौन कौन सी जानकारी प्रस्तुत करेगा कि पहला आता है कि 12 अप्रैल 2019 को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद खरीदे गए चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और इस जानकारी में कुछ अग्रलिखित विवरण शामिल होंगे जो कि चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख,
खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य या मूल्य वर्ग इसके अंतर्गत आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय में 3 सप्ताह के भीतर जो भी भारतीय निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रस्तुत करेगा उसके संदर्भ में ये 3 है, जिसमें पहला तो ये कि 12 अप्रैल 2019 को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में खरीदी गई बॉन्ड से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। दूसरा कि ये उन राजनीतिक दलों को विवरण जिन्होंने कोर्ट के अंतरिम आदेश में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त किया है और इसके अलावा बॉन्ड को नकदी में भुनाने की तिथि, बॉन्ड का मूल्य वर्ग जैसे विवरण इस जानकारी के साथ प्रस्तुत करने होंगे, इसके अंतर्गत आता है। निर्वाचन आयोग को SBI द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को जो कि इसकी प्राप्ति 1 सप्ताह के भीतर होगी, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें और वैध चुनावी बॉन्ड जिनका नकदीकरण नहीं किया गया उन्हें जारीकर्ता बैंक को वापस कर दिया जाएगा और बैंक खरीदार के खाते में राशि वापस कर देगा। तो एक के डेडलाइन के तौर पर ये कार्य किया है, जिस तरीके से निर्णय दिए गए थे कोर्ट के द्वारा। अब आता है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को आनुपातिक रूप से उचित नहीं है। इसके संदर्भ में अब आनुपातिक सिद्धांत क्या कहता है? आनुपातिक सिद्धांत वो होता है जिसके अंतर्गत किसी अधिकार का उपयोग करते समय राज्य के हस्तक्षेप की प्रकृति और सीमा उस लक्ष्य के अनुपात में होनी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी जो प्रकृति होगी वह एक राज्य की हस्तक्षेप मतलब कि एक किसी अधिकार के उपयोग करते समय राज्य के हस्तक्षेप के अंतर्गत आएगी। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जो आनुपातिक रूप से उचित नहीं है उसके अंतर्गत आता है कि यह प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के आधार पर शीर्ष न्यायालय में निर्णय दिया कि सरकार ने सूचनात्मक गोपनीयता के आधार पर जो कि चंदा देने वाले नाम को गोपनीय रखना एक निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है और राजनीतिक चंदे के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित मतदाताओं के सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए अधिकारों को आंशिक तौर पर सीमित करने वाले तरीकों को नहीं अपनाया गया। राजनीतिक जुड़ाव की गोपनीयता का अधिकार है कि यह अधिकार केवल राजनीतिक समर्थन के सच्चे उद्देश्य के लिए चंदे तक सीमित है और ऐसे चंदों को उजागर होने से राजनीतिक अभिव्यक्ति या झुकाव और असंबद्धता के अलग अलग रूपों पर अंकुश लग सकता है और निजता के इस अधिकार में उन राजनीतिक चंदों को शामिल नहीं किया जा सकता है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए जा सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वित्त अधिनियम 2017 के बारे में जो कि भारतीय राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में बदलाव करता है। इसके अंतर्गत जो कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद की क्या स्थिति है वित्त अधिनियम के संदर्भ में उसके बारे में जानते हैं कि कॉरपोरेट योगदान अधिनियम 2017 की धारा 182 के अंतर्गत कि 2017 के पहले वित्त अधिनियम की जो स्थिति रही कि उसमें एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला राजनीतिक चंदा कंपनी के पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ के 7.5% से अधिक नहीं होना चाहिए और कंपनियों के अपने लाभ और हानि खाते में उस कंपनी के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को योगदान के रूप में दी गई राशि का खुलासा करना आवश्यक है। साथ ही योगदान की गई कुल राशि और उस दल के नाम के विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। ये 2017 के संदर्भ में है। फिर आता है 2017 के बाद की क्या स्थिति रही कि इसके संदर्भ में आता है कि राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली कॉरपोरेट फंडिंग की सीमा को हटा दिया गया है। भारत में निगमित या स्थापित किसी भी कंपनी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने की अनुमति प्रदान की गई है और कंपनी को केवल राजनीतिक दलों को दी गई चंदे की कुल राशि का खुलासा करना आवश्यक है, ना कि प्रत्येक राजनीतिक दल को दी गई राशि का विवरण बताना होता है। तो ये इसमें कॉरपोरेट योगदान के संदर्भ में धारा 182 के अंतर्गत आता है जो कि 2017 के पहले और 2017 के बाद के अधिनियम की स्थिति को बताता है। अब आता है काले धन पर रोक या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 1961 की धारा 13A के अंतर्गत केस में 2017 के पहले की क्या स्थिति रही। 2017 के पहले राजनीतिक दल को चंदा देने वाले के नाम और पते को साथ 20,000 रुपये से अधिक के स्वैच्छिक योगदान का रिकॉर्ड रखना होगा और व्यक्तियों के लिए राजनीतिक चंदा नकद में देने की अनुमति दी गई है। तो ये 2017 के पहले थे, लेकिन 2017 के बाद राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाले चंदे का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है और 2,000 रुपये से अधिक का दान केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।
पारदर्शिता के संदर्भ में जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के अंतर्गत आता है, जिसमें 2017 के पहले स्थिति थी कि यह राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के चंदे की जानकारी ईसीआई को देनी होगी और 2017 के बाद इसमें राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से प्राप्त चंदे की जानकारी ईसीआई को देना आवश्यक नहीं होगी। तो ये इसके संदर्भ में एक प्रमुख प्रावधान रहे हैं, जो कि वित्त अधिनियम 2017 के पहले और वित्त अधिनियम 2017 के बाद इसमें पारदर्शिता से रिलेटेड, काले धन को रोक से रिलेटेड और कॉरपोरेट योगदान की धारा 182 के अंतर्गत ये प्रावधान आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में कि प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। तो डायमंड जुबली का शुभारंभ किया, वो कब किया गया? 28 जनवरी को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सभागार में। अब आता है सबसे पहले तो इस कि सुप्रीम कोर्ट के विकासक्रम को देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कब इसकी स्थापना की गई थी और कब यह किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान लाया गया था। सर्वप्रथम 1774 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके बाद मद्रास में 1800 में और बॉम्बे में 1823 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद आते आते इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में लाया गया, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और तीनों सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि ये जो 3 सुप्रीम कोर्ट बनाए गए थे, पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, दूसरा 1800 में मद्रास में और 1823 में बॉम्बे में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसके जो सुप्रीम कोर्ट्स को समाप्त करके अलग अलग प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसमें की गई? इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके अंतर्गत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई भी करता था। भारत के संविधान को 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान में कार्यरत है और अभी हाल ही में 28 जनवरी को इसका 75वां दिवस मनाया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। अब आता है इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ निम्नलिखित पहलों की भी शुरुआत की। मतलब कि उद्घाटन के साथ साथ कुछ पहलों की भी शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत जैसे कि पहली आती है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के बारे में, कि इस पहल को सुप्रीम कोर्ट के इन फैसले को देश के आम नागरिकों को निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के रूप में उपलब्ध कराएगा। दूसरा, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 के अंतर्गत यह एप्लीकेशन ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई एक नई पहल है, और जिसके तहत जिला न्यायालयों के जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट 2013 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुँच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना होता है। अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नई वेबसाइट आई हुई है उसके संदर्भ में आता है कि नई वेबसाइट के अंतर्गत अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी और इसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया जा सकता है। तो यह उपयोगकर्ता के इंटरफेस के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें इस वेबसाइट को उस तरीके से डिजाइन किया जाएगा और ये अभी हाल ही में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलों को स्टार्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट की जब डायमंड जुबली को बनाया गया। अब आता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों पर नज़र रख लेते हैं, जो कि कब से किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हैं, क्या इसमें टकराव रहे, इनको एक शॉर्ट वे में समझते हैं। कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों को नज़र डाली जाए तो सबसे पहला तो आता है कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण के संदर्भ में दिया गया कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके एक राज्य कदम उठाएगा और संविधान के लागू होने के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण इनके बीच संघर्ष देखा गया। तो ये इस भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। फिर आता है 1947 से 1964 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के मुद्दे पर टकराव शुरू हुआ,
जिसमें कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद के अंतर्गत जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यह पहला संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई थी और जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और राजनीतिक वर्ग यानी कि कार्यपालक ने संविधान में संशोधनों के माध्यम से अपना वर्चस्व भी कायम किया हुआ था। 1965 से 1993 के बीच संविधान में बार बार संशोधन किए गए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद आदि में सुप्रीम कोर्ट का प्रभुत्व स्थापित किया गया और संविधान के अनुच्छेद 24वें और 25वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। एडीएम जबलपुर बाद और मिनर्वा विल्स बाद में पुनः सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता स्थापित की गई। तो 1965 से 1993 के बीच जो संविधान संशोधन हुए उनके बारे में है। अब आता है 1993 से 2018 के संदर्भ में एक 3 जजेज ने केस ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि बना दिया और केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए NJAC कानून लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो ये इनका जो घटनाक्रम है वह 1993 से 2018 के संदर्भ में आता है। अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यह किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट को मुख्य विशेषताएं हैं और इसके साथ कौन कौन सी इनके लिए शक्तियां दी गई हैं और यह किसने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करता है, इसके अंतर्गत ये सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 224 के क्लॉज 1 के अनुसार उसमें कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट रहेगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश की संख्या जो होगी वो कम से कम 7 से कम नहीं होनी चाहिए और जब तक कि संसद कानून के माध्यम से इससे अधिक संख्या निर्धारित ना कर दे। तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और जो कि अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आएगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसमें 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन जो संख्या होगी वह 7 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश और टोटल मिला के 34 न्यायाधीश आते हैं। तो कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, टोटल 34 न्यायाधीश आते हैं। संवैधानिक प्रावधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया। अब आता है भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत पहली विशेषता आती है अपील की उच्चतम न्यायालय के बारे में। अपील का उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम अपील न्यायालय है, जिसे भारत का शीर्ष न्यायालय यहाँ तक कि न्याय का अंतिम उपाय भी कहा जाता है। जब भारत के नागरिक संबंधित हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो न्यायालय के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं। अब दूसरा आता है सलाहकारी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कानून से संबंधित प्रश्न और लोक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तीसरा आता है कि संघीय विवाद का न्याय निर्णय करना। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में संघ या राज्यों के मध्य या अलग अलग राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग कानूनों एवं कार्यपालिकाओं के कार्य की समीक्षा करता है और यह संविधान के अनुसार है या नहीं, इसके अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के अंतर्गत आता है कि इसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट या आदेश जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जनहित याचिका के अंतर्गत आता है कि यह कोर्ट स्वयं या लोकहित के मामले में सुनवाई कर सकता है और कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी कार्य करता है और स्वतः संज्ञान के मामलों में सुनवाई कर सकता है, इसके अंतर्गत आता है। तो यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उसके अंतर्गत आता है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में। पहली तो आती है कि लंबित मामलों की बहुत अधिक संख्या के संदर्भ में कि 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 80,439 से अधिक मामले लंबित हैं। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम के संदर्भ में देखा जाए तो यह बहस नीति निर्धारण और शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की उचित भूमिका को इर्द गिर्द केंद्रित करती है। अंकल जज सिंड्रोम के बारे में, यह भारत की विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की संभावित पक्षपात के बारे में चिंता प्रकट की गई थी, जिसमें न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका संघर्ष के बीच देखा जाए तो इन के बीच एक टकराव की चुनौती बना हुआ है।
न्यायिक नियुक्तियों में देरी, न्याय का अधिकरणवाद, कोविड-19 के दौरान कार्यपालिका की सार्वजनिक आलोचना आदि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मौजूद मतभेद को प्रकट करते हैं। न्याय के अधिकरणवाद के अंतर्गत देखा जाए तो यह अधिकरणों का गठन करके नियमित न्यायालयों की शक्तियां कम करता है। जनता की धारणा और विश्वास के अंतर्गत देखा जाए तो यह पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को लेकर न्यायपालिका के प्रति जनता की धारणा बहुत अधिक सकारात्मक नहीं है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है केस प्रबंधन और तकनीकी के संदर्भ में केसे लागू करने और ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वर्चुअल हियरिंग के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए, जिससे संचित कार्यभार को कम करने और दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। न्यायिक सुधार के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, अवसंरचना में सुधार, रिक्तियों को तुरंत भरने जैसे न्यायिक सुधारों का लागू करना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लानी चाहिए और निर्णयों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या सरकार की अन्य शाखाओं के अनुचित प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त है और इसे न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख सुझाव दिए गए हैं कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों के बारे में कि हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्यायिक पर संसद की स्थायी समिति ने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तो किसके द्वारा ये सिफारिशें स्वीकार की गई हैं कि यह क्षेत्रीय पीठों के संदर्भ में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, इसके संदर्भ में आया है। और इसे किसके द्वारा, कौन सी स्थायी संसद की स्थायी समिति के द्वारा किया गया? इसे कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति के द्वारा अधिसूचित किया गया। अब आता है कि इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो संसदीय स्थायी समिति में सिफारिशें अपनी 133वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाती हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक न्यायिक प्रक्रियाएं एवं उनका सुधार है। सुप्रीम कोर्ट देश में 4 या 5 स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 130 का प्रयोग करता है और इसे 130 के प्रावधान में किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों में स्थापित करे होगा जिसे भारत की मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की अनुमति पर इसे समय समय पर निर्धारित करे। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले और अन्य संवैधानिक मामलों की जो निपटारा है उसे मुख्य पीठ दिल्ली में किया जाएगा और इसकी क्षेत्रीय पीठें जो रहेंगी वह अपीलीय मामले में फैसला कर सकती हैं। अपीलीय पीठों के निर्णयों को अंतिम माना जाएगा, जिसमें न्यायपालिका का एक दूसरा स्तर नहीं माना जाएगा, इसके अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्रीय पीठों के लिए विधि आयोग की कुछ सिफारिशें की गई, जिसके अंतर्गत पहली जो सिफारिश की गई जिसमें के अंतर्गत 95वीं रिपोर्ट 1984 में प्रकाशित हुई, जिसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने 2 विभाग होने चाहिए के संदर्भ में कहा, एक तो संवैधानिक विभाग, दूसरा कानूनी विभाग। दूसरा आता है विधि आयोग की 125वीं रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 2 भागों में विभाजित किए गए उन 95 की रिपोर्ट को फिर से दोहराया और जिसमें दिल्ली में संविधान न्यायालय तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत में अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, इसके संदर्भ में सिफारिश की। फिर आता है विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट, जो कि 2009 में आई थी, जिसमें नई पीठों की स्थापना हेतु अनुशंसा की गई और जिसमें दिल्ली में संविधान पीठ की स्थापना की जानी चाहिए। उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए चेन्नई या हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुंबई में सुप्रीम कोर्ट की 4 अपीलीय पीठें स्थापित की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत ये पीठों के संदर्भ में विधि आयोग की समय समय पर सिफारिशें प्रस्तुत की गई। एक तो ये 1984 में जो कि 95 रिपोर्ट के अंतर्गत आया, 125वीं रिपोर्ट के अंतर्गत 1988 में और 229वीं रिपोर्ट के अंतर्गत 2009 में इसको प्रकाशित किया गया। अब आता है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके संदर्भ में क्या क्या इसकी तर्क है कि आखिर इनकी पीठों की जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा चुकी थी तो इनकी पीठों की स्थापना करने का क्या औचित्य है, इसके संदर्भ में आता कि आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला तो आता है कि न्याय तक पहुंच होना, कि क्षेत्रीय पीठें दूर दराज के उन लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी जो कि दिल्ली आने में असमर्थ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही जगह है, दिल्ली में है, तो कुछ लोग हर कोई व्यक्ति दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है तो उनके लिए क्षेत्रीय पीठों का गठन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको वहाँ जाके आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर जो भी विवाद उठ रहा है वहाँ जाके आप अपील कर सकते हैं और इसका न्याय निर्णय इस प्रक्रिया को
आगे बढ़ाते हुए आपकी जिस स्तर पे आपकी प्रक्रिया रहेगी उसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, या फिर आपका क्षेत्रीय तौर पर ही आपके विवाद का समाधान कर दिया जाएगा। कि इसमें जैसे मिलने में आसानी होती है और दिल्ली आने में असमर्थ होते हैं, बहुत अधिक परिवहन लागत का भी सामना करना पड़ता है और सभी लोगों को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होगी। और इसे अनुच्छेद 14 से 21 के तहत इसे एक मौलिक अधिकार भी के अंतर्गत भी आता है कि इसका में आपका एक मौलिक अधिकार है कि आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है, जिसमें राज्य सुनिश्चित करता कि विधि तंत्र इस प्रकार से काम करे कि सभी के लिए समान अवसर की तर्ज पर न्याय सुलभ हो। आर्थिक एवं किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना हो जाए। उपयुक्त कानून या योजना द्वारा किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था हो, तो यह अनुच्छेद 39A के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया। भौगोलिक भेदभाव को कम करने के संदर्भ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में स्थित होना देश के दूरदराज के इलाकों से आने वाले वादियों, जैसे वो किसी मुकदमे में शामिल लोग या संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर भाषा संबंधी वादा, वकील करने में समस्या, यात्रा एवं दिल्ली रहने की उच्च लागत आदि आती है। तीसरा आता है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को कम करने के संदर्भ में भी इसका एक मेजर फैक्टर आता है कि अगर क्षेत्रीय पीठ कोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने का साधन भी हो सकती है और यह आम आदमी के लिए मुकदमेबाजी की लागत को भी कम कर सकती है। क्षमता वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की स्थायी रूप से गठन में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे न्यायाधीश संख्या जनसंख्या अनुपात से बेहतर होगा, इसके अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत इसकी इस कारण से आवश्यकता रही। अब क्षेत्रीय पीठों का गठन किया गया तो उसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी खड़ी होंगी। चुनौतियों के संदर्भ में पहला तो आता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से विरोध होना, कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ की स्थापित करने के प्रस्ताव को लगातार खारिज करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक एकात्मक चरित्र प्रभावित होता है, क्योंकि एक से अधिक क्षेत्रीय पीठों के कारण सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को लेकर विचार अलग अलग हो सकते हैं। इससे वादियों का समय और धन दोनों के अधिक लग सकता है। परस्पर विरोधी मिसालें के संदर्भ में देखा जाए तो यह क्षेत्रीय पीठों के कारण परस्पर विरोधी मिसालें बढ़ सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पोजीशनिंग घट सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों द्वारा केवल अपीलीय मामलों पर निर्णय लेने में सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन घट सकती है। मामलों के वर्गीकरण के तौर पर देखा जाए तो किसी मामले को संवैधानिक महत्व के रूप में पहचानना और वर्गीकृत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह निर्धारित करने की अनन्य शक्ति हो सकती है कि किस मामले में संवैधानिक महत्व के मामले में वर्गीकृत किया जाए। इसके अंतर्गत इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसके कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि हाइब्रिड या वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत आपके त्वरित निपटान में मदद मिलेगी। अन्य देशों में प्रचलित न्याय व्यवस्था से सीखना, जैसे कि फ्रांस में एक ऐसी प्रणाली लागू की करता है कि एक अपील, एक अदालत और एक कैसलेशन की एक अलग अदालत शामिल है। कैसलेशन मतलब कि एक इस तरीके का प्रक्रिया होती है जो कि एक अपील का एक प्रारूप है, जिसमें केवल मामलों के संदर्भ में कानून के प्रश्न की गौर पर किया जाता है, ना कि मामलों के तथ्यों के आधार पर। अलग अलग न्यायालय हेतु संविधान संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को संवैधानिक और अपीलीय में विभाजित करने के लिए संविधान संशोधन की संभावना तलाश सकती है। न्यायिक सुधारों को सुगम बना सकती है, जैसे उदाहरण के तौर पर सभी स्तरों पर न्यायपालिका की दक्षता में सुधार के लिए न्यायिक कर्मचारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। इसके संदर्भ में आता है, जिससे जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर नालसा के बारे में। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या नालसा के संदर्भ में कि हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है। अब आता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कि आखिर ये होता क्या है, जिसके अंतर्गत ये अभी हाल ही में रिपोर्ट संसदीय स्थायी समिति के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। नालसा विधिक सेवा अधिनियम 1987 के तहत एक शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन है। तो 1987 के तहत ये सेवा प्रदाता संगठन है। तो इसके अंतर्गत जो इसके कुछ इतिहास रहा होगा, तो इतिहास के संदर्भ में देखते हैं कि वर्ष 1960 में सर्वप्रथम भारत में कानूनी सहायता योजनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। 1976 तक आते आते 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 39A शामिल किया गया।
1980 में न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में कानूनी सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया गया। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें भारत में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के लिए एक विधिक ढांचे की व्यवस्था की गई। 1995 तक आते आते राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसे नालसा के तौर पर जाना जाता है, और यह देश में कानूनी सहायता के समन्वय हेतु शीर्ष निकाय है। स्थायी एवं निरंतर लोक अदालतों के आयोजन की शुरुआत की गई, जो कि एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र प्रदान करता है, और 2000 तक आते आते अलग अलग कानूनी सहायता पहलों को लागू किया गया, जिसमें कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, परामर्श केंद्र आदि इसके अंतर्गत शामिल किए गए। तो ये भारत में कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधानों का कुछ इतिहास है, जो कि 1960 से 2000 के संदर्भ में दिखाया गया। अब नालसा के संदर्भ में आता है कि नालसा की जो स्थापना है उसे एक विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत इसे एक शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और यह कानूनी सहायता संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, जो कि पूरे भारत में कानूनी सहायता संबंधी गतिविधियों की निगरानी भी करता है। जिसमें नालसा के मुख्य सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि देश में गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध हों, और जिससे उन्हें न्याय तक पहुंच प्राप्त हो, जिसके तहत सहायता न्यायालयों, अधिकरणों और न्यायिक या अर्ध न्यायिक शक्तियों वाले शीर्ष अन्य न्यायालयों में न्याय मिल सके। यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटान को बढ़ावा देता है। केंद्र सरकार नालसा को वार्षिक रूप से धनराशि आवंटित करती है, और इस राशि को फिर से राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को वितरित किया जाता है, और राज्य सरकारें वेतन सहित राज्य स्तरीय खर्चों को भी वहन करती है। अब आता है कि विधिक सेवा अधिनियम की धारा 12 के तहत आने वाले कमजोर वर्गों को में कौन कौन शामिल है, उसके अंतर्गत जानते हैं। पहला तो आता है कि महिलाएं एवं बच्चे, दूसरे आते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिया गया व्यक्ति, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति, प्राकृतिक आपदाओं, जाति या जातिगत हिंसा, औद्योगिक आपदा के लिए पीड़ित, 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति या केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान को किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान दिया गया है। पहला तो आता है अनुच्छेद 39A, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधान सहित समान अवसर न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाता है। दूसरा आता है अनुच्छेद 14, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। फिर आता है अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1, जो कि यह गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है और उनके कानूनी परामर्श या वकील रखने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो इसके अंतर्गत एक कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए। अब आता है इसके अंतर्गत कि नालसा के तहत कुछ कानूनी सहायता पहलों की निगरानी करने के अधिकार भी दिए गए हैं। पहला तो आता है कि राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण होना, तालुका या सब डिविजनल कानूनी सेवा समिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की कानूनी सेवा समितियां, इसके अंतर्गत कुछ कानूनी सहायता पहलों पर कुछ अधिकार को दिया गया। नालसा के कार्यों को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि कानूनी सहायता और मदद के संदर्भ में यह वकील हायर करके देना, प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करना, ड्राफ्टिंग और अनुवाद सहित दस्तावेज तैयार करना तथा कार्यवाही में कानूनी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाना शामिल है। दूसरा आता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 के क्लॉज D के अंतर्गत, जिसमें हाशिए पर रहे लोगों के लिए सामाजिक न्याय के लिए जनहित याचिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर वृंदावन में परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं, विधवाओं के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर करना, ट्रांसजेंडर समुदायों के अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर करना, और नालसा बनाम भारत संघवाद 2014 में बाद में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है लोक अदालतों के बीच मध्यस्थता होना, कि यह कानूनी विवादों को तेजी से और सौहार्दपूर्ण ढंगपूर्ण से हल करना है। कानूनी जागरूकता के संदर्भ में इसमें कानूनी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाता है। पीड़ित को मुआवजा देने के संदर्भ में यह यौन उत्पीड़न, अन्य अपराधों को पीड़ित महिलाओं, उत्तरजीवियों के मुआवजा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से नालसा का उद्देश्य उन महिलाओं को मुआवजा और सहायता प्रदान करना जो यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के पीड़ित या उत्तरजीवी होते हैं, उसके अंतर्गत आता है। अब आता है नालसा के मुख्य कार्यक्रम एवं गतिविधियों के बारे में,
कि इसमें पहला आता है कानूनी सहायता एवं समर्थन होना, कि न्यायालयों द्वारा अधिकरणों के पात्र श्रेणियों के व्यक्तियों को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है और यह स्थानीय कार्यालयों व कानूनी सेवा के जरिए दी जाती है। दूसरा आता है आउटरीच कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों आदि के बारे में जागरूक करना है। तीसरा आता है लोक अदालत और मध्यस्थता, जिसमें लंबित मामलों के साथ साथ मुकदमा चलने के पहले ही मामले के निपटान होती वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को बढ़ावा दिया जाता है। पीड़ित को मुआवजा देने वाली योजनाएं, जो कि पीड़ित को मुआवजा देने हेतु योजनाओं के तहत मुआवजे के निर्धारण व भुगतान की सहायता से अपराध के पीड़ितों को पुनर्वास में मदद करना होता है। मुद्दे एवं इसमें एक रिपोर्ट में पहचाने गए कुछ मुद्दे और रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें, जैसे कि पहला मुद्दा आता है जागरूकता और कानूनी शिक्षा की कमी के संदर्भ में, जिसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के तहत 1995 में केवल 15 मिलियन लोगों ने ही कानूनी सहायता का उपयोग किया, जबकि देश की संपूर्ण आबादी में 80% से भी अधिक लोग कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। जिसके अंतर्गत कुछ सिफारिशें की गई कि कानूनी शिक्षा के लिए व्यापक मास मीडिया अभियान शुरू किया जाना चाहिए और नालसा को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों की सहायता करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर आती है बजटीय बाधाएं और आवंटन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में के अंतर्गत, जिसमें भारत की कानूनी सहायता की खर्च प्रति व्यक्ति 0.75 पैसे सालाना था, जो कि 2017-18 के संदर्भ में है। इसमें न्याय संबंधी अंतर को पाटने के लिए नालसा को सहायता अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत आता है वकील और मुआवजे की भूमिका के संदर्भ में निर्णय दिए गए। लोक अदालतों के सामने आने वाली चुनौतियां रही हैं कुछ पैरालीगल वॉलेंटियर्स का कम उपयोग होना और कर्मचारियों की कमी और अधूरी रिक्तियां इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि कानूनी सहायता के लिए शुरू की गई कुछ सरकारी पहलें हैं, जैसे पहली पहल आती है दिशा पहल शुरू की गई। दूसरी आती है न्याय बंधु प्लेटफॉर्म का होना, जो कि यह प्रो बोनो एडवोकेट्स और पंजीकृत लाभार्थियों के बीच जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह कानूनों के छात्रों, अधिवक्ताओं और लॉ स्कूलों के बीच प्रो बोनो संस्कृति में प्रोत्साहित करता है। तीसरी आती है टेली लॉ सेवा, जो कि जिसके माध्यम से वकीलों को जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और यह सेवा 766 जिलों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में उपलब्ध है। नेक्स्ट आती है कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, जिसे नालसा ने शुरू किया है। न्याय मित्र कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर 15 साल पुराने लंबित मामलों में निपटान की सुविधा प्रदान की जाती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अनुच्छेद 142, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रदत्त संयुक्तियों का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित कर दिया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया हुआ है। इसके अंतर्गत ही हाल ही में सुर्खियों का विषय बना रहा है अनुच्छेद 142। अब आता है कि अनुच्छेद 142 आखिर होता क्या है और इसके क्या सकारात्मक नकारात्मक निर्णय क्या इसका प्रभाव पड़ता है और इससे संबंधित कौन कौन से पूर्ण न्याय से संबंधित न्यायिक मामले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शीर्ष न्यायालय को उसके लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब पूर्ण न्याय का विचार आखिर है क्या, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 142 में इसमें आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। पूर्ण न्याय का जो विचार है उसे 142 के अंतर्गत तो लाया ही गया है, जिसका अर्थ होता है कि कानून में मौजूद कमियों को दूर करना और आवश्यकता पड़ने पर मौजूद कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा करके न्याय सुनिश्चित करना है। मतलब कि जो कानून में कमियां हैं उनकी आवश्यकता पड़ने पर उस प्रावधानों को न्याय एक सुनिश्चित करना, जब जिसकी आवश्यकता पड़े उसके अकॉर्डिंग न्याय को देना और इसमें व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों, सामाजिक आवश्यकताओं और न्याय के विकसित मानकों पर विचार करते हुए कानून की व्याख्या करना और उन्हें लागू करना शामिल होता है। यह सुप्रीम कोर्ट को विशेष स्थिति में कार्यकारी और विधायी कार्यों को पूरा करने के सक्षम बनाता है और इसमें सरकारी निकायों एवं अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश या जारी करना शामिल होता है। यह सुप्रीम कोर्ट को लोकहित, मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है और साथ ही इनमें किसी भी प्रकार के उल्लंघन या अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद संविधान के संरक्षक को कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को बढ़ाता है, साथ ही यह न्यायिक सक्रियता के रूप में कार्य भी करता है।
अनुच्छेद 142 के सकारात्मक प्रभाव को देखा जाए तो इसमें पहले आता है कि विधायी शून्यता वाले अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान होना, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उन मुद्दों का निपटान करने में भी सक्षम बनाता है जहां विधायी शून्यता व्याप्त हो और यह एकाग्र सक्रिय दृष्टिकोण न्यायालयों को उन मामले में उपचार और समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसमें भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर विशाखा निर्देश को जारी किया हुआ था। ताजमहल की सफाई में विचाराधीन कैदियों की रिहाई और यूनियन कार्बाइड मामले में अनुच्छेद 142 के न्याय संगत उपयोग के कुछ और उदाहरण इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करना इसका एक सकारात्मक प्रभाव है, जिसके अंतर्गत जैसे कि के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद, जो कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत व्यक्तिगत निजता की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हुए थे और नियंत्रण एवं संतुलन प्रदान करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अवैध और मनमाने माने गए 2018 कोयला ब्लॉक आवंटनों में से 4 को छोड़कर सभी को रद्द कर दिया गया था। नागरिक अधिकार बनाम और सामाजिक न्याय के अंतर्गत इसमें विद्यादास शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य बात, जो कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के सामुदायिक या सम्मान उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के परस्पर विरोधी निर्णयों का समाधान किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। समानता के बढ़ावा देने के संदर्भ में इसके सकारात्मक प्रभाव में आता है कि सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्णय दिया गया था। तो ये इनके संदर्भ में कुछ विभिन्न बात के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए, जैसे लोकतंत्र मजबूत करने के संदर्भ में, विधायी शून्यता वाले अत्यावश्यक मुद्दों के समाधान के लिए, नियंत्रण और संतुलन प्रदान करने के संदर्भ में, नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय के संदर्भ में और समानता को बढ़ावा देने के संदर्भ में ये प्रमुख समय समय पर ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए। अब आता है पूर्ण न्याय से संबंधित प्रमुख न्यायिक मामलों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला तो आता है इंदिरा साहनीवाद बनाम भारत संघवाद, जो कि 1992 में आया। इसके अंतर्गत आरक्षण के लिए 50% से सीमा तय की गई, जिसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई। टीएम पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद 2003 के अंतर्गत इसमें राज्य को निजी तौर पर चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए सीटों को आरक्षित नहीं कर सकता। जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 के अंतर्गत 103 में संविधान संशोधन के जरिए दिए गई ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा गया और अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद 2008 के अंतर्गत 93 में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 15 के क्लॉज 5 में सुप्रीम कोर्ट को बरकरार रखा, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि अनुच्छेद 142 से जुड़े कुछ मुद्दे के बारे में, जिसमें पहला तो आता है कि परिभाषा में सब्जेक्टिविटी के संदर्भ में कि अनुच्छेद 142 में न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है, साथ ही पूर्ण न्याय पद के लिए एक मानक परिभाषा की अनुपस्थिति के कारण इसका माने ढंग से उपयोग और दुरुपयोग भी हो सकता है। कि पूर्ण न्याय को परिभाषित करना एक व्यक्तिपरक या फिर सब्जेक्टिव कार्य है और इसका उल्लेख है कि यह पूर्ण न्याय की व्याख्या हर मामले में अलग अलग होती है। सरकार के अलग अलग अंगों के बीच सीमाओं को अस्पष्ट करता है, जो कि एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत इसमें चिंताएं व्यक्त की गई। गैर जवाबदेही रहती है, संगतता का अभाव इसमें देखने को मिलता है। अब आता है आगे की राह में कि इसमें पहला आता है कि शक्तियों के मनमाने उपयोग से बचना, पूर्ण न्याय को परिभाषित करना और एक विनियामक ढांचा स्थापित करना और संविधान पीठ को रेफर करना, इसके अंतर्गत ये प्रमुख इसके सुझाव के तौर पर आते हैं। अब आता है आपराधिक मानहानि के बारे में किया क्या है, इसके संदर्भ में यह हाल ही में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत के 22वें विधि आयोग ने आपराधिक मानहानि का कानूनी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसे विधि आयोग की 285वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आपराधिक मानहानि को एक नए आपराधिक कानून को बनाए रखने की सिफारिश की हुई है। आपराधिक मानहानि होती क्या है, जिसके अंतर्गत आता है कि यह ब्लैक लॉ शब्दकोश के अनुसार आपराधिक मानहानि का अर्थ होता है कि झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयानों में किसी भी व्यक्ति के चरित्र, प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का अपराध के संदर्भ में आता है। आमतौर पर मानहानि 2 तरीके से होती है। पहली तो आती है लिखित या मानजनक लेख से मानहानि, दूसरी आती है मौखिक या बदनाम करने से संबंधित मानहानि। लिखित या अपमानजनक लेख से मानहानि जो आती है वह एक झूठा लिखित बयान होता है जो किसी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरा आता है मौखिक या बदनाम करने से संबंधित मानहानि, जो यह गलत बोला गया बयान होता है जो मौखिक रूप से किसी भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।
भारतीय कानून के अनुसार लिखित और मौखिक दोनों तरह की मानहानि या क्रिमिनल अपराध के दायरे में आती है और मानहानि का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब किसी भी बारे में कोई दुर्भावनापूर्ण या झूठा बयान सार्वजनिक रूप दिया गया हो, इसके अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके बारे में गलत जानकारी के प्रसार को रोक लगाती है और इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 2 साल की है। और 2023 में भारतीय न्याय संहिता की अधिनियम की धारा 354 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना दोनों या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। तो यह मानहानि के संदर्भ में हाल ही में 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की धारा 354 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कहा गया। अब आता है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघवाद में फैसला में सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट की रक्षा के लिए अधिकार के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करने के लिए आपराधिक मानहानि को बरकरार रखा जा सकता है। विधि आयोग ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रतिष्ठा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसके अंतर्गत आया था। और 2000 यूनेस्को द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर दुनिया में 160 देश मानहानि को एक क्रिमिनल अपराध मानते हैं, जो यूनेस्को के द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है उसके अंतर्गत बताया गया। अब आता है कि भारतीय विधि आयोग के बारे में। विधि आयोग की जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय होता है और इसकी पहली बार विधि आयोग की स्थापना चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा प्रथम विधि आयोग की इसके सदस्य रहे। और स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा गठित किया गया और 22 विधि आयोग के नियुक्ति तब से 22 विधि आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह कानूनी मामलों के विभाग कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका कार्य कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करना और सरकार की सिफारिशें करना रिपोर्ट के रूप में और अन्य प्रमुख विशेषताओं में देखा जाए तो यह एक गैर बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। और अब तक विधि आयोग के द्वारा टोटल जनवरी 2024 तक 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं, जो कि 22वीं विधि आयोग अभी हाल ही में कार्यरत है। अब आता है कि आपराधिक मानहानि के कानून को बरकरार रखने के पीछे पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क दिए गए। पक्ष में तर्क को देखा जाए तो पहला आता है मजबूत निवारक होना, दूसरा प्रतिष्ठा को बचाना और लोकहित, कमजोर समूहों का संरक्षण इसके अंतर्गत आता है। और इसमें विपक्ष में तर्क दिए गए हैं कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होना। और दूसरा आता है कि असंतोष को दबाने के लिए जैसे कि शक्तिशाली संस्थाएं जैसे निगम, प्रतिभाशाली व्यक्ति आलोचकों को चुप कराने और पत्रकारों को डराने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में पक्ष और विपक्ष के तौर में यह कुछ तर्क दिए गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जाति आधारित आरक्षण के बारे में। जाति आधारित आरक्षण को हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 को पारित किया है और इस विधेयक में माध्यम से मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत आता है कि अब जानते हैं इस विधेयक के बारे में कि जो कि मराठा समुदाय को अलग से 10% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश करता है। इस विधेयक का जो मसौदा है इसे राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के शुक्र आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था और इसमें मराठा समुदाय को सामाजिक आर्थिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया। और इसमें विधेयक में मराठा समुदायों में सरकारी नौकरियों में भर्ती और सार्वजनिक एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने और 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें विधेयक निर्दिष्ट करता है कि आरक्षण राज्य में लागू अलग अलग अधिनियमों के तहत विविध समुदायों के लिए आरक्षण सीटों के अतिरिक्त होगा और यह आरक्षण केवल SEBC से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होंगे जो कि क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो यह इसके अंतर्गत इस विधेयक के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए। अब आता है कि आरक्षण से संबंधित कुछ मुख्य न्यायिक निर्णय के बारे में जानते हैं कि आरक्षण का मुद्दा कब उठा और कब से यह प्रक्रिया में क्या क्या इसमें बदलाव आते गए, जो कि प्रेजेंट पर EWS तक लागू होने के संदर्भ में। पहला मामला आता है इंदिरा शाहीनी बाद बनाम भारत संघवाद, जो कि 1992 में आया।
जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के अंतर्गत आरक्षण की सीमा को 50% तक किया हुआ था, जिसमें कोर्ट ने के अनुसार आरक्षण को 50% से अधिक करने की असाधारण परिस्थितियों में मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए अत्यधिक सावधानियां बरतनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की हुई थी और क्रीमी लेयर का आशय सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों से होता है जिन्हें आरक्षण के लाभ के बाहर रखा जाना चाहिए। एम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006 के अंतर्गत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए 3 शर्तें की हुई थी और जिनमें राज्यों को पूरा करना होगा, जिसके अंतर्गत शर्तें आती हैं। पहला तो आता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा प्रदान करना होगा। दूसरा आता है कि सार्वजनिक रोजगार से संबंधित समूहों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में तथ्य प्रस्तुत करने होंगे और तीसरा आता है कि समग्र प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के पक्ष में औचित्य सिद्ध करना होगा। इसके अंतर्गत आता है, जो कि एम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006 में आया था, इसके अंतर्गत आया। 2018 में जनरल सहन बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता या अन्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए SC और ST के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को रद्द कर दिया और जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा और इसे अधिनियम को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये इसके अंतर्गत आरक्षण के संदर्भ में एक मुख्य निर्णय दिए गए। अब आता है कि आरक्षण के मांग की बढ़ने के पीछे आखिर कौन से कारण होते हैं कि यह मांग उठती है। पहला तो आता है कि संरचनात्मक कारक होना। संरचनात्मक कारक के अंतर्गत आता है कि कृषि से अब पर्याप्त आय नहीं प्राप्त हो रही, इस कारण लोग अन्य रोजगार की ओर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो कि स्थायी हो। साथ ही तकनीकी या नवाचार आधारित रोजगार बाजार में कम अवसर व रोजगार खोजने की असमर्थता भी युवाओं को सरकारी नौकरियों की ओर रुख करने के लिए बाध्य करती है। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा आता है कि रोजगार बाजार में चुनौतियां होना। ये निजी क्षेत्र में विशेषकर प्रवेश स्तर पर वेतन सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होते हैं। तीसरा राजनीतिक कारक के अंतर्गत आता है कि जाति के आधार पर राजनीतिक लामबंदी में भी आरक्षण की मांग को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे गुजरात में पाटीदार, आंध्र प्रदेश में कापू और हरियाणा में जाट का होना। सापेक्ष वंचन के अंतर्गत किसमें कि जब किसी समुदाय को लगता है कि उस क्षेत्र में कोई अन्य समुदाय या समान आर्थिक या सामाजिक स्थिति में होते हुए भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है तो वह समुदाय को समान दर्जे की मांग करने लगता है। समुदाय के भीतर भिन्नताएं होती हैं कि यह कुछ समुदायों के सापेक्ष प्रभुत्व के बावजूद भी उसमें भीतर आय और शैक्षणिक परिणाम के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मराठावाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा किसानों के बीच आर्थिक विभाजन के कारण मराठा आरक्षण की मांग की जा रही है। जाति आधारित आरक्षण का प्रभाव होता है, जैसे कि सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, मौलिक समानता इसके अंतर्गत आती है। जाति आधारित आरक्षण से संबंधित मुद्दे यह उठते हैं जैसे कि सामाजिक पिछड़ापन जरूरी नहीं कि जाति आधारित हो, पहले से लाभान्वित लोगों को ही लाभ मिले, जाति विहीन समाज की धारणा के विपरीत आरक्षण की मांग में वृद्धि और जाति के भीतर असमानताओं की अनदेखी इसके अंतर्गत आती है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि व्यापक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, संतुलित आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और क्रीमी लेयर के मानदंड जिसके अंतर्गत लोगों को वास्तव में आरक्षण के हकदार है या उन्हें आरक्षण का लाभ मिले, इस हेतु मानदंड बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है महामारी रोग अधिनियम 1897 के बारे में कि हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा पर एक रिपोर्ट 286वीं रिपोर्ट को प्रकाशित किया हुआ है। तो कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? 286वीं रिपोर्ट महामारी रोग अधिनियम के संदर्भ में। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित लीगल फ्रेमवर्क में कमियां होने के कारण कोविड-19 महामारी का प्रबंधन बेहतर तरीके से नहीं किया जा सका है, जिसमें कुछ कमियां तो प्रकट हुई हैं, जिसमें मुख्यतः लॉकडाउन लगाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया था और 2020 में संसद ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया है और इसके बावजूद अधिनियम की कमियों को दूर नहीं किया जा सकता था, इसके अंतर्गत आता है। विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेने के लिए 1897 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 को जांच की और आयोग ने कानून की मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करने या फिर एक नया व्यापक कानून को सिफारिश की हुई है। विधि आयोग की रेखांकित TDA 1897 की
मुख्य कमियों के संदर्भ में देखते हैं। पहला तो आती है औपनिवेशिक शासन के समय का कानून, परिभाषाओं का अभाव होना, जैसे कि महामारी या संक्रामक रोगों को परिभाषित नहीं किया गया और इसमें प्रकोप एपिडेमिक और पेंडेमिक के बीच अंतर भी नहीं किया गया। महामारी का प्रबंधन करना और गवर्नेंस से संबंधित समस्याओं में आती हैं, जैसे विकेंद्रीकरण का अभाव होना, शक्ति के सीमांकन का अभाव होना, परस्पर समन्वय का अभाव होना और कानून के उल्लंघन के लिए पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं किया जाता, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के बारे में, या इस विनिमय को विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1969 को अपनाया था और 2005 में से संशोधित किया था। ये विनिमय उन लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं और आपात स्थितियों की व्यापक कानूनी ढांचा है जो कई देशों में फैलती है। इसमें 194 WHO के सदस्य सहित 196 देशों पर यह कानूनी रूप से बाध्यकारी और ये विनिमय यह निश्चित करती है, निर्धारित मानदंड तय करती हैं जो कि यह विशेष घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता को लोक स्वास्थ्य आपात है या नहीं, इसके संदर्भ में बताती है। अब आता है कि EDA 1897 की मुख्य विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो इसकी जो स्थापना है, इसे 1896 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बुबोनिक प्लेग महामारी से निपटने के लिए EDA की शुरुआत की गई थी और यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के तत्कालीन वायसराय के उस टाइम पर थी, जिसके संदर्भ में यह अधिनियम की लाया गया था। सरकार की शक्तियों के संदर्भ में देखा जाए तो यह सरकार महामारी रोगों को विनियमित करने, रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। दंड का प्रावधान करता है, जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है। 2020 में संशोधन के संदर्भ में आता है कि महामारी रोग अधिनियम 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कमियों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए इसे पारित किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पैंडेमिक या महामारी की परिभाषा और इसके विकास के चरण के बारे में। जैसे कि पहले की आउटब्रेक या प्रकोप के संदर्भ में कि यह किसी संक्रामक रोग के स्थानीय स्तर पर अचानक फैलने की घटना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एपिडेमिक की फैलने की संभावना बनी होती है। एपिडेमिक या स्थायी महामारी जो कि किसी संक्रामक रोग या इससे मिलते जुलते किसी भी रोग के अचानक फैलने की घटना होती है, जिसके कारण अज्ञात होता है। पैंडेमिक या वैश्विक महामारी जो कि किसी संक्रामक रोग के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैलने या संचारित होने की घटना होती है, जो इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता भी होती है। अब आता है कि विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित व्यापक कानूनी विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए, जैसे कि शब्दावलियों को परिभाषित किया जाना चाहिए इसके संदर्भ में, क्योंकि जब किसी चीज़ की शब्दावलियाँ जब परिभाषित हो जाती हैं तो उस तरीके से उसका निवारण भी संभव होता है, और जब परिभाषा स्पष्ट नहीं होती है तो उसके कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और इसमें भी उसी तरीके से इसमें परिभाषाओं के संदर्भ में एक जोड़ दिया गया, जैसे रोगों के चरणों के संदर्भ में बताया गया। रोगों के चरण तो इस तरीके से कि आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक के संदर्भ में जिसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए, जो कि अभी कोविड-19 महामारी जब आई हुई थी तब उस टाइम पे भी क्वारंटाइन और आइसोलेशन का शब्द काफ़ी उमड़ा हुआ था, लेकिन इसमें कोई अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। महामारी रोग विधेयक 2023 में दोनों पर उचित रूप से परिभाषित किए गई, इसके अंतर्गत ये किया गया। लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करके रोग के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी के बजाय शारीरिक दूरी पद पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसमें जब स्पष्ट परिभाषा होती है तो उसके अंतर्गत किसी चीज़ का निवारण भी संभव होता है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण और सीमांकन के संदर्भ में होता है, जैसे कि रोकथाम का प्रबंधन होना, रोकथाम एवं प्रबंधन, राज्य में प्रकोप, एपिडेमिक और पेंडेमिक का राज्यों के बीच प्रसार होना, संक्रामक रोगों में अत्यधिक खतरा होना है। एक महामारी योजना तैयार करने के संदर्भ में केंद्र सरकार ने अन्य हितधारक के साथ मिलकर महामारी योजना तैयार करनी चाहिए, साथ ही इसमें समय समय पर संशोधन करने चाहिए। क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देशों के संदर्भ में इसमें निम्नलिखित के अनुरूप होता है, जिसमें भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम 1955 के अंतर्गत आता है कि यह जहाज़ों में संक्रमित व्यक्तियों के आइसोलेशन से संबंधित है। विमान लोक स्वास्थ्य नियम 1954 में यह संक्रमित व्यक्तियों के आइसोलेशन से संबंधित होता है। अन्य सिफारिशों के अंतर्गत आता है कि कानून के उल्लंघन पर यह जुर्माने की राशि बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिसके तहत वैधानिक मान्यता देनी चाहिए। संक्रामक अपशिष्ट से सुरक्षित निपटान के लिए पृथक दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता है। अत्यधिक मांग होने की दवाओं की कमी से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए विनिमय तैयार किए जाने चाहिए। वैक्सीन और अन्य आवश्यक दवाओं के विकास के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकारों की पहचान की जानी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है।
निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह अत्यधिक वैश्वीकृत और परस्पर जुड़ी विश्व के भविष्य में महामारी का प्रकोप एक वास्तविक संभावना है, जिसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के निहित एक मौलिक अधिकार है, जिसमें राज्य अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है और इस प्रकार भविष्य में ऐसी किसी भी लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर पुनर्विचार करना, इसे मजबूत बनाना अनिवार्य हो सकता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आती हैं संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में, जिसमें पहली आती है 17वीं लोकसभा के कामकाज के संदर्भ में कि 17वीं लोकसभा लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 17वीं लोकसभा के कामकाज पर एक महत्वपूर्ण आंकड़े PRS के द्वारा जारी किए गए। 17वीं लोकसभा का जो सत्र है वह जून 2019 से फरवरी 2024 के बीच में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 274 बैठकें संपन्न हुई, 179 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल निर्धारित में लोकसभा में 60% और 52% राज्यसभा में रही। वैश्विक कोविड-19 महामारी के प्रश्नकाल को 2020 के मानसून सत्र में रद्द करना पड़ा था। रिपोर्ट के अन्य बिंदुओं पर देखा जाए तो इसमें अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए सभी लोकसभाओं में 17वीं लोकसभा में सबसे कम बैठकें आयोजित की गई। 206 बार संसद सदस्यों को निलंबित किया गया। प्रथम लोकसभा के दौरान साल में औसतन 135 बैठकें आयोजित की गईं, जो औसत से घटकर 55 रह गईं। पहली बार लोकसभा अपने पूरे कार्यकाल में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया और संविधान के अनुच्छेद 93 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा को यथाशीघ्र एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए। 17वीं लोकसभा में केवल 16% विधेयकों को भी विस्तृत जांच के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया था और अधिकतर विधेयकों को रिकॉर्ड किए गए मतदान के बिना ही पारित किया गया था और 35% विधेयकों को 1 घंटे में भी कम चर्चा के बाद पारित किया गया। बजट चर्चा में लगने वाले समय की गिरावट आई और लगभग 80% बजट पर बिना चर्चा के ही मतदान कर दिया गया। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वार्षिक NESTA रिपोर्ट के बारे में या एनुअल NEST रिपोर्ट के बारे में। यह जो रिपोर्ट है इसे वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत जारी किया गया। इस रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के जारी किया है और यह यही सेवा वितरण को बढ़ावा देने की पहलों के लिए रेखांकित करता है। ई सेवा वितरण में इलेक्ट्रॉनिक मोड में सार्वजनिक या अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स और आवेदनों की प्राप्ति, लाइसेंस जारी करना या देना, धन की प्राप्ति या भुगतान होता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक ई सेवाएं प्रदान करता है और यह 2023 के कुल अनिवार्य ई सेवाओं में 76% ई सेवाएं दी जा रही हैं और 2019 में कुल ई सेवाओं में 48% ई सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि ई सेवा वितरण के महत्व में नागरिकों के लिए और सरकारों के बीच देखा जाए तो नागरिकों में के अंतर्गत आता है कि नागरिकों का सशक्तिकरण होता है, भागीदारी सुनिश्चित होती है, बिचौलियों को हटाकर सेवाओं तक बेहतर पहुंच संभव हो पाती है। सरकारों के अंतर्गत आता है कि तथ्य आधारित डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है और लाभार्थियों को शामिल करने या छूट जाने से संबंधित त्रुटियों को कम करने और संसाधनों का बेहतर दोहन सुनिश्चित होना, लागत और दक्षता आती है। चुनौतियों के संदर्भ में आता है कि डिजिटल विभाजन, मानकीकरण, अंतर संचालितता की कमी, नौकरशाही की अल्प सक्रियता के कारण बदलावों को अपनाने में जुड़ा मुद्दा, साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताएं आदि आती हैं। ई सेवा वितरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहले हैं, जैसे ई उन्नत जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह एक एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल है। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश में जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है। सेवा सिंधु कर्नाटक में जो कि नागरिकों को घर पर ही सेवाएं प्रदान करने आदि के लिए ये प्रमुख पहले ई सेवा से संबंधित चलाई जा रही हैं। अब आते हैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम रिपोर्ट के बारे में, जो कि 22वें विधि आयोग की 284वीं रिपोर्ट के अंतर्गत यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें उपद्रव की बढ़ती घटनाओं और इनके सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान का श्रोता संज्ञान लेकर विधि आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें रिपोर्ट में सार्वजनिक स्थल या मार्ग को जानबूझकर बाधित करने की समस्या को रेखांकित किया गया। इसमें कुछ विधि आयोग के द्वारा सिफारिशें की गई हैं। पहला तो ये कि यह आयोग में लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 84 के अंतर्गत कुछ संशोधन की सिफारिश की गई है, जिसमें जमानत की शर्तों में एक शर्त यह भी शामिल है कि यह क्षतिग्रस्त संपत्ति के अनुमानित मूल्य के बराबर राशि जमा नहीं करनी होगी। सार्वजनिक लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने का अधिकार भी शामिल है और जिसमें उपद्रव और शांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शन में इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत नागरिकों के लिए उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक कर्तव्य होगा, जो कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना होता है, इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के मामले में कुछ निर्णय दिए हैं, जैसे कि पहला आता है भारत कुमार बनाम केरल राज्य बाद 1997 में, जिसमें इस बात में न्यायालय ने लोक प्राधिकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान में वसूली के लिए कार्यवाही आरंभ करने का निर्देश दिया है। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान बनाम आंध्र प्रदेश राज्य बाद 2009 में लाया गया, जिसमें 2 समितियों का गठन किया गया और साथ ही समितियों की सिफारिश के आधार पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। नेक्स्ट आता है आधुनिक मीडिया लैंडस्केप के लिए पोर्टल के बारे में कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से संबंधित 4 नए पोर्टल्स जारी किए गए। मंत्रालय ने इस कदम का उद्देश्य अपनी देखरेख में मीडिया से संबंधित सेवाओं को व्यवस्थित करता है, जिसके अंतर्गत 4 अन्य पोर्टल में आता है। पहला प्रेस सेवा पोर्टल। प्रेस सेवा पोर्टल के अंतर्गत समाचार पत्र पंजीकरण प्रक्रिया में ऑटोमेशन के लिए बनाया गया है। दूसरा आता है नेविगेट भारत पोर्टल, जो कि यह सरकार वीडियो के लिए इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस वाला सिंगल प्लेटफॉर्म है। तीसरा आता है स्थानीय केबल ऑपरेटर्स के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, जो कि इसका कार्य भविष्य में केवल टेलीविजन क्षेत्र में विनियामक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करता है। और चौथा आता है केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए पारदर्शी पैनलबद्ध मीडिया योजना और ई बिलिंग प्रणाली, जिसमें मीडिया संबंधी योजना निर्माण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत ये 4 नए पोर्टल को विकसित किया गया। नेक्स्ट आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के बारे में कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत ने 8 स्थान फिसलकर 180 देशों के बीच में 93वां स्थान आ गया है, जो कि 2022 में इसका भारत का स्थान 85वां स्थान आता था। सीपीआई के बारे में, सीपीआई एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया और इस सूचकांक के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार मौजूदा स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें 0 से 100 तक के पैमाने को रैंक दिया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 0 अत्यंत भ्रष्ट होता है और 100 बहुत ईमानदार का सूचक होता है। और सीपीआई 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर है, इसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का स्थान आता है। अब आता है पंडारम भूमि के बारे में। पंडारम भूमि जो है वह लक्षद्वीप प्रशासन ने पंडारम भूमि में पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है। लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह भूमि राजस्व का सत्कारी विनिमय 1965 में पंडारम भूमि को परिभाषित किया है, जिसके अनुसार पंडारम भूमि वह भूमि होती है जिस पर इस कानून में बनने से ठीक पहले सरकार के पास उसका मालिकाना अधिकार था और जिस पर सरकार इस कानून या किसी अन्य कानून के तहत मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है। पंडारम भूमि के अलावा अन्य भूमि जिस पर लक्षद्वीप आइलैंड के प्रथागत कानून के तहत किसी व्यक्ति का मालिकाना अधिकार है, उसे 1965 के विनिमय के तहत जेनमम भूमि भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है आधार कार्ड के बारे में कि कर्मचारी भविष्य निधि ने जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया है और आधार कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जाता है और आधार कार्ड नागरिकता या जन्म तिथि प्रमाण नहीं माना जाता। आधार कार्ड के बारे में, जो कि एक 12 अंकों की यादृच्छिक या रैंडम संख्या होती है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। UIDAI आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्थान है, जिसमें आधार कार्ड में जनसांख्यिकी, जिसमें नाम, जेंडर, जन्मतिथि व पता और बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरे की तस्वीर जैसे डेटा शामिल होते हैं और इसकी पात्रता में किसी भी आयु या जेंडर के भारतीय नागरिक को यह जारी किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड जो टॉपिक है वह फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड टॉपिक को फिनिश किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।